Very good morning, students. Once again, we will continue with nationalism in India. This is third part of the video और अब हम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होने के बाद जानेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट थी. So let us continue with the topic further. People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी आपकी इससे पहले, उसमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने से इंडियंस को जो है मना कर दिया गया था. लेकिन अब क्या हुआ? बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज. लेकिन अब सिविल डिसोबीडियंस में ना सिर्फ उनके साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन उनके बनाए हुए लॉज को भी हम डिसओबे करेंगे. तो ये डिफरेंस था आपकी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच में. दैट but also to break the colonial laws. Thousands in different parts of the country broke salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. तो अपनी रिटेलिएशन दिखाने के लिए, अपना गुस्सा दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट बनाया और गवर्नमेंट की जो सॉल्ट मेकिंग फैक्ट्रीज थी उनके आगे जाकर धरना प्रदर्शन भी किया. एज द मूवमेंट स्प्रेड, हम किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात, राइट? तो जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ती चली गई, फॉरेन क्लोथ लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्गर मेजर्स उठाए. फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, peasants refused to pay the revenue and chowkidari taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest laws by going into reserved forest to collect wood and graze cattle. Clear? तो अब क्या हो रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और स्ट्रॉन्गर तरीके से जो है लोग इसको आगे लेकर जा रहे हैं. तो इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स को जो है लूटा गया, बाजार को लूटा जा रहा है, जो जो लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उनको सबको तोड़ा जा रहा है. जो नॉर्थ ईस्ट में प्लांटेशन वर्कर्स थे या फिर गोदाम हिल्स में आंध्र प्रदेश में ट्राइबल एरिया में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा जंगल में, वो सब कुछ हो रहा था जो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे. और इस सिचुएशन से अब ब्रिटिशर्स जो है वरिड होने लगे. Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi, right? Frontier Gandhi के नाम से जो है अब्दुल गफर खान को जाना जाता है. ये बहुत ही staunch सपोर्टर थे महात्मा गांधी के. A devout disciple of Mahatma Gandhi was arrested in April 1930. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar facing armed cars and police firing. Many were killed. Month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolized British rule. तो पहले अब्दुल गफर खान के अरेस्ट होने पर पेशावर में जो अब पाकिस्तान है वहां पर बहुत सारे दंगे फसाद हुए और उसके बाद में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया. और इस ब्रिटिशर्स के इस एक्शन के अगेंस्ट जगह जगह पे लोगों ने जो है बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया, उन पे अटैक किया, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया और ब्रिटिशर्स से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी उनको डैमेज किया गया. मतलब लार्ज स्केल रॉइट्स जो है वो देखने को मिले. The frightened government responded with the policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Erwin on 5th March 1931. तो अब जो है कि ये मतलब जगह जगह पे जो दंगे फसाद हो रहे हैं ना, उससे गुस्साए हुए ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया. बच्चे, औरतें, जो भी उनको मिलता था सबको वो ब्रूटली मारते थे. और कहीं ना कहीं आप देखोगे एक बार फिर से महात्मा गांधी का वो जो नॉन वायलेंट कॉन्सेप्ट था वो फिर से वायलेंस में बदलता चला गया. और महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर ली मूवमेंट और एरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया
मार्च 1931 में. By this Gandhi Erwin Pact, Gandhi ji consented to participate in the round table conference. Congress had boycotted first. Clear? तो जो ये गांधी एरविन पैक्ट साइन हुआ था मार्च 1931 में, इसके तहत महात्मा गांधी राजी हो गए कि वो एरविन के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे. दैट मीन्स उसके साथ बातचीत करने के लिए वो राजी हो गए. समझ में आई आपको बात कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, बहुत ही जोश के साथ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कंप्लीटली डिफाई कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लॉस को, उनके फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट हो रहा है, लिकर शॉप्स को पिकेट किया जा रहा है और अटैक हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर और सीनियर लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है. उसके रिएक्शन में भी लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं लोगों को. तो जो वायलेंस थी वो एक बार फिर से एस्टैब्लिश हुई महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार फिर से विड्रॉ कर लिया और महात्मा गांधी और एरविन के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली महात्मा गांधी एरविन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक मतलब बातचीत करने के लिए राजी हो गए. यहां तक सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट आप देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या रहा. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. के महात्मा गांधी ने बातचीत करने के लिए राजी हुए और जिन प्रिजनर्स को, जिन पॉलिटिकल लीडर्स को, प्रिजनर्स नहीं कहेंगे हम इन्हें, जिन पॉलिटिकल लीडर्स को बंदी बनाया गया था उनको जो है ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया. इन दिसंबर 1931, सीक्वेंस में ही सब कुछ चल रहा है 1928 के बाद से, राइट? 28, 29, 30, 31. गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस बट नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड. तो जो पैक्ट साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली महात्मा गांधी को एरविन से बातचीत करने के लिए जाना था. लंदन गए लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला. क्लियर? Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. Congress had been declared illegal and series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. और जब महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स नई ही चाल चल रहे हैं इंडियंस के अगेंस्ट. कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू जैसे और अब्दुल गफर खान जैसे बड़े लीडर्स को जो है जेल में डाला गया है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इलीगल कह दिया गया है, कांग्रेस को एक इलीगल संगठन का दर्जा दे दिया गया है और किसी भी तरीके से उनकी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस जो है वो होने नहीं दी जा रही है. तो एक नया ही फेज महात्मा गांधी को जो है ब्रिटिशर्स का देखने को मिलता है. With the great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched civil disobedience movement. For over a year, movement continued, but 1934, it was once again withdrawn. Clear? तो दोबारा से जो है महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वहां ब्रिटिशर्स का जब वापस आए तो एक नया चेहरा देखने को मिला. उससे गुस्साए महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया और 1 साल तक वो चलती रही, लेकिन उसके बाद जो है उसको फिर से विड्रॉ करना पड़ा. अब क्वेश्चन आता है कि पार्टिसिपेंट्स ने कि ऐसा क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई. क्लियर? और पार्टिसिपेंट्स ने जब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया तो इस मूवमेंट से के बारे में क्या मतलब पार्टिसिपेंट्स की क्या सोच थी इस मूवमेंट के बारे में इस वक्त पे, राइट? मूवमेंट फॉर द सेकेंड टाइम. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideas and what did Swaraj mean to them? ये कुछ आंसर्स हम क्वेश्चंस हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. क्लियर?
In the countryside, rich peasants community like पट्टीधार्स of Gujarat and जाट्स of उत्तर प्रदेश. इस वक्त हम किस कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने किस तरीके से लिया? हम पढ़ रहे हैं रिच पीजेंट्स कम्युनिटी के बारे में. क्लियर कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों ज्वाइन की और क्यों फिर छोड़ दी. Rich peasants communities like Pattidhars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producer of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demanded. Clear कि क्योंकि ये rich peasant community है, ये जो कुछ भी अपने खेतों में पैदा कर रहे हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. आपने इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था ना इससे पहले वाली सिचुएशन में. तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रहे हैं और इनकी फसलें जो है उस रेट में बिक नहीं रही है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे रेवेन्यू इनसे फिर भी मांग रहे हैं कि इन्हें एग्रीकल्चरली लॉस हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने टैक्सेस जो इनसे डिमांड करते हैं उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं कर रहे हैं. तो इस वजह से पीजेंट कम्युनिटी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए राजी हुए. क्लियर. And the refusal of government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in boycott program. For them, the fight for Swaraj was struggle against high revenue. Is it clear? तो जो peasant community है उनके लिए स्वराज का क्या मतलब है कि हमारे से जो हाई रेवेन्यू की डिमांड की जा रही है ब्रिटिशर्स द्वारा, अगर हमारी खेती बाड़ी अच्छी है, हमारी फसल अच्छी हो रही है, हम रेवेन्यू देने को तैयार है, लेकिन एक तरफ से इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसकी तरफ से फॉलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हम रेवेन्यू कहाँ से दे जब हमारी ही इनकम नहीं हो रही है. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने खुद भी पार्टिसिपेट किया और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उनको भी प्रमोट किया कि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. और इन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि ये चाहते थे कि इनके हाई रेवेन्यूज को जो है रिड्यूस कर दिया जाए. बट they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate with the same momentum. Is it clear? कि अचानक से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया ना महात्मा गांधी ने, जब वायलेंट मेजर्स लोगों ने अपनाने शुरू किए, तो ये जो पीजेंट कम्युनिटी थी इनको बहुत दुख हुआ कि हमारे रेवेन्यूज को रिड्यूस किए बिना ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर दिया गया. तो जब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हुई, इन्होंने इस बार कोई एंथुजियाज्म नहीं दिखाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बनने में. इनको सेकेंड टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था. इज इट क्लियर? दिस वॉज अबाउट पीजेंट कम्युनिटी. नेक्स्ट देखेंगे द पुअर पीजेंट्री. ठीक है, गरीब किसानों के बारे में जानते हैं. अब पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued, the cash income dwindled. Small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined variety of radical movements, often led by socialists and communists, apprehensive of raising the issues that might upset the rich peasants and the landlords, and the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places, so the relationship between poor peasants and the Congress remained uncertain. Clear? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गरीब किसान हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि वो लोग दूसरों की जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और बदले में उनको फसल भी बहुत कम दी जाती है पूरी साल की मेहनत के बाद, और साथ के साथ उनको ब्रिटिशर्स को एक रेंट भी पे करना पड़ता है. क्लियर? तो इनकी डिमांड थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जब ये हिस्सा बने, इनकी डिमांड थी कि हमसे जो है रेंट नहीं लिया जाए.
अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स तो इनसे टैक्सेस ले रहे हैं, लेकिन जो ये रेंट पे कर रहे हैं वो रेंट ये पे करते थे जो रिच लैंड ओनर्स थे या फिर जो रिच फार्मर्स थे, रेंट ये उनको पे करते थे। तो कांग्रेस जो है, अब यहाँ पर कांग्रेस बड़ी ही डायलेमा में थी कि अगर पुअर पिजेंट्री का साथ देते हैं, नो रेंट पॉलिसी पे पुअर पिजेंट्री का साथ देते हैं, तो जो रिच फार्मर्स है और लैंडलॉर्ड्स है वो नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उनसे वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने पुअर पिजेंट्री की नो रेंट पॉलिसी पे कोई ध्यान नहीं दिया और पुअर पिजेंट्री को कोई सपोर्ट उनसे नहीं मिला। इज इट क्लियर? हमने रिच फार्मर्स के बारे में भी जान लिया और पुअर पिजेंट्री के बारे में भी जान लिया। कांग्रेस ने ही उनकी नो रेंट पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस अपना फाइनेंशियल सपोर्ट जो उन्हें रिच फार्मर्स और लैंड ओनर्स से मिलता था वो खोना नहीं चाहते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, एक्चुअली इट वाज लाइक के मास सपोर्ट देते थे, उनकी स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके मास सपोर्ट देते थे, तो वो सपोर्ट वो नहीं खोना चाहते थे, जिस वजह से पुअर पिजेंट्री को अपसेट कर दिया कांग्रेस ने। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। बिजनेस क्लासेस का क्या रहा? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड huge profits and became powerful. Keen on expanding their businesses, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. क्या है? Indian merchants and industrialists had made huge profit and became powerful. Clear? कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी उस वक्त ब्रिटिशर्स ने जो वॉर गुड्स डिमांड किए वो इंडियन इंडस्ट्रीज में भी बन रहे थे। इनडायरेक्टली इंडिया भी उस वॉर का हिस्सा था, डायरेक्टली नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो इनडायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स जो वॉर गुड्स मांगे जा रहे थे वॉर के लिए वो इंडिया की इंडस्ट्रीज में बन रहे थे और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उससे ह्यूज प्रॉफिट कमाया भी था। देन कहाँ गया? ओके, Keen on expanding their businesses, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. और अब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि हमारा वो प्रॉफिट वैसे ही बनता रहे, तो जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज पे बैन्स लगाए हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगाई है या अनफेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई है हमारे अगेंस्ट, उनको सबको खत्म कर दिया जाए और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्लोरिश करने का मौका मिलता रहे। They wanted protection against imports of foreign goods and rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import. Right? कि आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स में हम जब लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है ना कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट देती है अपनी इंडस्ट्रीज को। जो इंडस्ट्रीज हमारी इन्फेंसी स्टेज में होती है उनको टैक्स एग्जम्पशन देती है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाती है फॉरेन ट्रेडर्स के अगेंस्ट ताकि हमारी इंटरनल इंडस्ट्रीज जो है वो सेव रहे। तो यही डिमांड यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी गवर्नमेंट से चाहते थे। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1921 and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries FICC in 1927। 1 मार्क के क्वेश्चन है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और कब इनकी फॉर्मेशन हुई। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाए जाने के लिए इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया गया। और आपको पता है ना, अभी भी आपकी इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो FICC के अंडर ही आती है और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर इंडस्ट्री को नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। राइट? लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD Birla, the industrialists attacked the colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई थी तो हमारी कंट्री के जो कुछ अच्छे फ्लोरिशिंग बिजनेसमैन थे उस टाइम पर, जैसे कि आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD Birla, आपको पता है ना कि ये इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में आज भी बहुत
चमकदार नाम है, जैसे रतन टाटा एक्सेट्रा, टाटाज एंड बिरलाज एंड ऑल, राइट। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने फर्स्ट टाइम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उनके बिजनेसेस को इफेक्ट करे। तो इस उम्मीद में कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। They gave financial assistance and refused to buy and sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time. अब businessmen के लिए स्वराज का क्या मतलब था? Time when colonial restrictions on business would no longer exist. कि अब वो टाइम आ गया है कि ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी इंडस्ट्रीज पे, हमारे बिजनेस पे लागू नहीं किए जाएंगे. Would flourish without constraints, but after the failure of the Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लॉर्ड एरविन और महात्मा गांधी की फेल हो गई, तो उनका जो जितना भी एंथुजियाज्म था, जो जोश था, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियलिस्ट का खत्म हो गया. और सेकेंड टाइम जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, so they were not ready to participate in the movement for the second time. Is it clear? They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of the business, as well as the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress. तो उनको अपना ही डर सताने लगा कि अगर इस तरीके से मतलब सरकार ब्रिटिश और इंडियन पीपल जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में अगर इस तरीके की एक टर्मोइल जैसी सिचुएशन रहेगी, तो इंडस्ट्रीज जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगी, मिलिटेंसी एक्टिविटी होती है, लूटपाट मचती है. तो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है घबरा रहे थे कि अब हमारी सिचुएशन जो है वो खराब होने वाली है. और कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जिसमें रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि गुड हर सोसाइटी का गुड तो अभी भी कोई प्रमोट करना नहीं चाह रहा ना. इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने ही डिमांड्स को लेकर स्वराज को ज्वाइन करना चाहते हैं. रिच पीजेंट्री अपनी डिमांड्स को लेकर स्वराज या फिर आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं. तो सोशलिज्म का बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट जो यंग कांग्रेस लीडर्स के माइंड में कि भाई रिसोर्सेज तो सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, उस कॉन्सेप्ट से भी वो जो है घबरा रहे थे कि रिसोर्सेज जो है अब सारी सोसाइटी के हाथ में जाएंगे बजाय कि उनके पास कंसंट्रेट रहने के. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number except in Nagpur region. तो नागपुर रीजन के अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. फॉर द सेकेंड टाइम, as the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof, but in spite of that, some workers did not participate in civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their own movement against the low wages and poor working condition. There were strikes by the railway workers in 1930, dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur mines wore Gandhian cap and participated in protest rallies and boycott campaigns, but the Congress was reluctant to include workers' demand as a part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. Clear? तो यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. थोड़ी बहुत जगहों पे जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने तरीके से जो उनके कारण थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के, सिर्फ उन बातों को सपोर्ट किया और बहुत एंथुजियाज्म के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने. जगह जगह पे जो है छोटी छोटी स्ट्राइक्स होती रही, कभी डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती थी, कभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती थी. तो ये देखने को मिला कि इंडस्ट्रीज में अपने आप में ही जो रिलेशन है वो स्ट्रेन्ड था. मालिक और लेबर के बीच में इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच में जो है रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड रहते थे, जिस वजह से कांग्रेस भी कंप्लीटली इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, उनकी डिमांड को इंडस्ट्रियलिस्ट्स दैट मीन्स ओनर्स के अगेंस्ट, इंडस्ट्रीज के ओनर्स के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, इंडस्ट्री ओनर्स का सपोर्ट खोना नहीं चाहते थे। क्लियर? तो जैसे पुअर पेजेंट्री की डिमांड्स को कांग्रेस ने नहीं सपोर्ट किया, वैसे ही इंडस्ट्रीज के ओनर्स के अगेंस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड को भी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। यहां तक समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा इंट्रिकेट है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा, और साथ के साथ सुनने के बाद साथ के साथ रीड करोगे तो क्लैरिटी 100% आएगी। इज इट क्लियर? अब हमने देखना है कि विमेन्स पार्टिसिपेशन का क्या रहा। आपने देखा नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हमने विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया था, और उस वक्त हमने इस चैप्टर का भी जिक्र किया है। तो अब वही सिचुएशन आप देखोगे यहाँ पर भी हो रही है कि विमेन पार्टिसिपेशन थी, बहुत एक्टिवली विमेन ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा दांडी मार्च की जब भी हम फोटोज देखते हैं तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल फॉलोअर्स ही गांधी जी के पीछे चले हुए हैं, विमेन, कहीं भी हम गांधी जी की फोटो जहां भी देखते हैं या पिक्चर्स में, पुरानी मूवीज में हम उन्हें देखते हैं, तो उनके आसपास हमें मास लेवल पे विमेन पार्टिसिपेंट्स भी नजर आते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वही था जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चल रहा था कि विमेन वर, गांधी जी का ही कहना था कि लेट द विमेन पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ताकि मास मूवमेंट लगे, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स है उनका नंबर जो है वो बड़ा दिखे और ज्यादा लोग मूवमेंट का हिस्सा बने हुए दिखे। लेकिन उनको सिर्फ इस एक रीजन से पार्टिसिपेशन दी जाती थी और इसके पीछे कोई उनको राइट्स नहीं दिए गए। इज इट क्लियर? Another important feature of civil disobedience movement was large scale participation of women. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in the protest, marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shop. Many went to jail. In urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasant household. Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as the sacred duty of women. Clear? कि हर जगह इनको देखा जा रहा है, चाहे सॉल्ट मार्च की बात है, चाहे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात है, या फिर कहीं लूटमार हो रही है, वहां पर भी औरतों को देखा जा रहा है। तो जब भी गांधी जी कहीं भाषण देते थे, उनको सुनने के लिए लार्ज नंबर में औरतें जो है इकट्ठी हो जाती थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी वो कि देश के अगेंस्ट हमें भी एकजुट होकर लड़ना है। फिर चाहे रिच फार्मर्स की वाइफ्स थी, चाहे रूरल एरिया में काम करने वाली, या फिर बड़े बड़े मतलब घरों की, अच्छे घरानों की, हाई कास्ट फैमिलीज की औरतें थी, सबने जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया महात्मा गांधी के साथ। Yet, this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way in the position of women was visualized. लेकिन ये large scale participation भी जो है, जिस तरीके से हम उस वक्त औरतों को देखा जाता था, उनकी पोजीशन जो थी सोसाइटी में, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उनके प्रति कोई नजरिया जो है लोगों का नहीं बदला। Gandhiji was convinced that it was duty of the women to look after home and Heathrow and hearth, be good mothers and good wives. तो महात्मा गांधी को भी ये लगता था कि औरत की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक अच्छी माँ और एक अच्छी मतलब वाइफ होके अपने पूरे घर की जिम्मेदारी को जो है बेहतरीन तरीके से संभाले। And after a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only in their symbolic presence. और कांग्रेस भी उनको कोई पॉलिटिकल सीट जो है देने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, उनकी सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस को माना जाता था कि हाँ ये खड़े हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुड, दैट्स ऑल। और इससे बढ़ चढ़कर उन्हें कुछ नहीं दिया गया, ना उनकी कोई कहीं पर से थी और ना ही उनकी कोई डिमांड तो कभी मानी ही नहीं गई। क्लियर? ना उस वक्त तक कोई वुमेन ने अपने लिए डिमांड रखी थी।
आई होप यहां तक समझ में आ गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स क्या थे? Not all the social groups moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was Nations Untouchables. Clear? Civil disobedience movement के कुछ एक ड्रॉबैक्स भी थे। और क्या ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बात की या पीजेंट्स की बात की, तो क्या हमने सोसाइटी के हर तबके की बात कर ली है इसमें? तो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की जो एक सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी वो थी कि नेशंस अनटचेबल्स, जो इन्हें उस वक्त कहा जाता था, आज ऐसी कोई टर्म यूज नहीं की जाती है। क्लियर? तो जो मतलब जिनको की बाद में डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता है, या जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन्स कहते थे, हरिजन्स इस मूवमेंट में इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अब तक भी महात्मा गांधी के इतने लार्ज स्केल एफर्ट्स करने के बाद भी इनके साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, तो सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि हमारी सिचुएशन को तो सुधारो, फिर हम इंडिया की स्ट्रगल के लिए बात करेंगे। क्लियर? तो वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स, हु फ्रॉम the round of 1930s had began to call themselves as Dalit or oppressed. 1930 के बाद इन्होंने अपने आप को ही दलित या oppressed मीन्स जिनको दबाया जाता है, oppressed कहलाना शुरू कर दिया था खुद को। For long, the Congress had ignored the Dalits for the fear of offending the sanctions and conservatives high caste Hindus, Sanatanis and the हाई कास्ट हिंदूज के काफी हद तक जो है कांग्रेस ने इनकी जो डिमांड्स थी अपनी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, उसको इग्नोर करते रहे, क्योंकि वो जो हाई क्लास हिंदू सोसाइटी थी, जो सनातन धर्म के लोग थे, उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम for 100 years if untouchability was not eliminated। लेकिन महात्मा गांधी की ये सोच थी कि और 100 साल तक आपको जो है ब्रिटिशर्स के अंडर रहना पड़ेगा अगर ये अनटचेबिलिटी नाम की गंदी बीमारी हमारी सोसाइटी से नहीं निकलती। He called the untouchables Harijan, that is children of God, and organized satyagrah to secure them entry into the temples, access to the public wells, tanks, roads, and schools. He himself cleaned toilets to dignify the work of the sweepers and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। तो महात्मा गांधी ने जो है लोगों से भी अपील की और खुद का काम खुद करके, अपनी गंदगी खुद साफ करके जो है लोगों को एक एग्जाम्पल बन के आए कि भाई अपना काम खुद करने में कोई शर्म नहीं है, और जिन लोगों से, जिन पार्ट ऑफ सोसाइटी से आप ये काम करवाते हैं, उनको एक समझना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है ना, हमने डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जो स्ट्रेटा था सोसाइटी का, इन लोगों को ना तो टेम्पल्स में एंट्री दी जाती थी, इनके पानी के वेसल्स अलग रहते थे, रादर विलेज में एक बाहर का एरिया जो है इनको रहने के लिए दिया जाता था, एंड विच वाज रियली इनह्यूमन। तो इन प्रैक्टिसेस को जो है महात्मा गांधी ने लोगों से डिमांड किया कि अनटचेबिलिटी को जो है विद इफेक्ट इमीडिएटली खत्म करना जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम एकजुट होके लड़े। Right? But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of community। कुछ दलित लीडर्स को ये लगता था कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी रिमूव कर देने से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, और ऐसे ही they began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institution and a separate electorate that would choose Dalit members for the legislative council। तो इन्होंने कहा कि हमें ये लोगों से रिक्वेस्ट करके, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करके इन सबसे कुछ नहीं मिलेगा, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए कि हमारी जो मतलब जो हमारे मतदाता हैं उनको एक
अलग लिस्ट में जो है बनाया जाए ताकि हम अपने लीडर्स खुद से चूज करें। समझ आ रही है आपको बात कि जनरल इलेक्शंस जो हमारी कंट्री में होते हैं वो दो तरह से होंगे, एक SC ST कैटेगरीज के अलग और एक जनरल कैटेगरीज के अलग। क्लियर? Political empowerment they believed would resolve the problem of their social disability. Dalit participation in civil disobedience movement was therefore limited, particularly in Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. तो क्योंकि इनके पास जो दलित लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनके पास अपने बहुत कारण थे पहले लड़ने के लिए, जिनके लिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। खास करके महाराष्ट्र और दूसरा कौन सा था, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्लियर? तो डिप्रेस्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है अब हम समझेंगे, जो कि इन्हें BR अम्बेडकर ने टर्म दी थी। क्लियर है यहाँ तक कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो हमारा दलित समाज है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि पहले वो चाहते थे कि हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दो जो हमें डिस्क्रिमिनेशन इतने सालों से झेलनी पड़ रही है। BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, who organized Dalits into depressed classes association. Depressed means जिनको दबाया जा रहा है। क्लियर? तो किसने इनको ऑर्गेनाइज किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1 मार्क क्वेश्चन आता है। इन 1930, कब किया गया? 1930 में। Clashed with Mahatma Gandhi at the second roundtable conference by demanding separate electorates for Dalit. तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ जो है BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा क्लैश हो गया, क्योंकि BR अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे और महात्मा गांधी अब तक सबको एकजुट करना चाह रहे थे और यहाँ पर डिमांड हो रही थी बांटने की। तो महात्मा गांधी बिल्कुल इस डिमांड से राजी नहीं थे एंड ही वेंट ऑन टू fasting. Clear? When British government conceded Ambedkar's demand, British government मान गए उनकी डिमांड के लिए, BR अम्बेडकर की डिमांड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गई, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि डिवाइड हो जाए और हम इन पे अच्छे से रूल कर सके, और महात्मा गांधी सबको जोड़ने की बात कर रहे थे। ऐसे में BR अम्बेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो देश को तोड़ने वाली डिमांड बनती दिख रही थी। तो electorates Dalits he believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was Pune Pact of September 1932. तो महात्मा गांधी क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी, उन्होंने महात्मा गांधी की जो बात है वो रख ली और पुणे पैक्ट जो है साइन किया गया सितंबर में 1932 में। पुणे पैक्ट क्या था? इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट reserved seats in the provincial and central legislative council, but they were to be voted in by general electorate. के इनको रिजर्व्ड सीट्स जो है दे दी गई प्रोविंशियल और जनरल इलेक्शंस में। प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे स्टेट काउंसिल के इलेक्शंस हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, इनको रिजर्व्ड सीट्स का प्रोविजन जो है दे दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि इलेक्शंस एक ही बार होंगे, अलग अलग नहीं होंगे कि SC ST कैटेगरीज के अलग हो और जनरल कैटेगरी के अलग हो, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शंस जो है वो एक ही बार होंगे, लेकिन SC ST कैटेगरीज के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाएगी। तो इस बात पे अंबेडकर जो है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो महात्मा गांधी के साथ राजी हो गए। Okay, the Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. Some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their, okay, लेकिन कांग्रेस के का जो नेशनल मूवमेंट की तरफ रवैया था उसके लिए थोड़े से अनसर्टन थे। दलित लीडर्स जो है उनको कुछ अनसर्टनिटी लगती थी इस बात में। क्लियर? एक तो था आपका जो SC ST कैटेगरीज है या जिनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहा गया है,
एक वो लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, और दूसरे कौन थे? सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म मतलब बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, बहुत ज्यादा गर्म, वेरी हॉट वाटर, एंड ल्यूकवार्म जो कम गर्म होता है, राइट? In their response to the civil disobedience movement, after the decline of non-cooperation Khilafat movement, large section of the Muslim felt alienated from Congress. कि क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला मुस्लिम्स को, तो कांग्रेस के ऊपर इनका जो है विश्वास नहीं था मुस्लिम लीडर्स का, तो इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया. From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated openly with Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha. ठीक है, कांग्रेस का जो एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा हिंदू महासभा, जो हिंदुओं को लेकर एक बड़ा जो इनका और रिलीजियस ग्रुप था, कांग्रेस की एसोसिएशन जो है उस ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा दिखने लगी. इसलिए मुस्लिम्स को जो है उनमें बहुत ज्यादा फेथ नहीं था. जिस तरीके से डिप्रेस्ड क्लासेस को उनमें फेथ नहीं था, उसी तरीके से मुस्लिम्स को भी इनमें बहुत ज्यादा फेथ नहीं था. As relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between the two communities. तो धीरे धीरे ये जो गैप है हिंदू और मुस्लिम्स का, और जो पूरा भरोसा नहीं था कांग्रेस पे, ये बढ़ता चला गया, और आगे जो भी मौके मिलते थे उस पे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस जो हैं वो देखने को आमतौर पे देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम्स का गैप जो है वो बढ़ता चला गया. और किस हद तक बढ़ा वो हमने भी देखा है मूवीज के थ्रू, या फिर 1947 में किस अल्टीमेटली पार्टीशन पे जाके वो रुका कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में चले गए, जो यहाँ रहना चाहते थे वो यहाँ रह गए, और अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन होके ये गैप खत्म हुआ. इज इट क्लियर? Limitations of civil disobedience movement. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the questions of representation in the future assemblies that were to be elected. Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to the population in Muslim-dominated provinces, Bengal and Punjab. Negotiations over the question to representation continued, but all the hope resolving the issues at all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. Clear? तो ऐसी ही डिमांड जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की पहले, जो कि हिंदू महासभा के जो लीडर थे मिस्टर M.R. जयकर, उन्होंने उस बात को कंप्लीटली नकार दिया था. तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में एक टसल जो है वो हमेशा ही चलती रही, जो कि पूरी नेशनल मूवमेंट के टाइम पर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली. क्लियर? The Congress and Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. तो 1927 में ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है जो हिंदू मुस्लिम्स को इकट्ठा ला सकता है. The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. तो मुसलमानों को जो है ये एक डाउट था कि आने वाले टाइम में जो फ्री इंडिया होगा उसमें मुस्लिम्स को क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, या उनकी पॉपुलेशन के बराबर रेशो के बराबर उनको मतलब पार्लियामेंट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रपोजल रखा था कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए. लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट किसी भी तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या और भी जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उनको मंजूर नहीं था. हिंदू महासभा के जो लीडर थे M.R. जयकर,
इन्होंने ऐसे किसी भी कॉम्प्रोमाइज पे आने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के मन में जो है एक मतलब वो बैक स्टेप रहे, पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं किया नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट में। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities. तो मतभेद थे, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो है मतभेद थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। Alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as minority within India. They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority. तो कुछ मुस्लिम लीडर्स को जो आने वाला जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि जो मुसलमान पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको जो है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है तो उनको हो सकता है उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए और उनको जो है माइनॉरिटी की कंसिडरेशन दी जाए, क्योंकि इंडिया मेनली हिंदू डोमिनेटिंग सोसाइटी था। तो इस एप्रीहेंशन में जो दो कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स और हिंदूज, ये कभी भी एकजुट पूरे तरीके से एकजुट नहीं हो सके और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लार्ज स्केल सपोर्ट नहीं कर सके। इज इट क्लियर?